हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो एनसीईआरटी सीरीज़ है यूथ पब्लिकेशन की, इसे कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे एक या दो या मैक्सिमम 3 वीडियो में जो है भारतीय संविधान जो कि इस पुस्तक में दी गई है, जितना भी कंटेंट इसमें दिया गया उसको कवर कर सकें, कि आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर करके हम इसे ख़त्म कर दें, ताकि लास्ट मोमेंट में आपके एग्ज़ाम के समय आप इसे रिवाइज कर सकें। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमें ऐसे ही और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। जल्दी ही हम बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू जो टीआरई में पूछे गए और सभी बिहार पीसीएस बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और करवाइए लोगों से, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लोग जो चुनकर आएंगे, अगर वो योग्य होंगे, चरित्रवान होंगे और ईमानदार होंगे तो वो क्या करेंगे, दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको पता है हमारे संविधान शिल्पी, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार जो बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपको पता ही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 का है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, 24 मार्च को। ठीक है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने हमारे संविधान को बनाया। तो इसी में एक अंतरिम सरकार भी बनी थी। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 24 अगस्त को और 2 सितंबर से सरकार ने कामकाज करना शुरू कर दिया था। अब एक चीज़ और है कि घोषणा हुई थी 24 अगस्त को। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा गया था कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी, इसलिए इस डेट को भी याद रखना है। 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी और सितंबर में अंतरिम सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन था? वायसरॉय ही थे। ठीक, लेकिन जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? नेहरू थे। उपाध्यक्ष नेहरू थे, यानी नेतृत्वकर्ता भी नेहरू को माना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वैसे तो बहुत सारी पुस्तक हैं, लेकिन एक पुस्तक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर भी है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन डिटेलिंग करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्विक रिविजन के तौर पर फटाफट इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखिए, नहीं है में ये पूछा गया होगा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहा होगा। तो भारत का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान, ये बात गलत है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली बात तो लिखित संविधान है, जान लेना, हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आपको पता होगा 395 अनुच्छेद और वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। ठीक, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। ये किसने, कौन सा संघवाद? सहकारी संघवाद। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद कहने वाले थे कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? सहकारी संघवाद। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। केसी वीर ने भी कुछ कहा था भारतीय संविधान को, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। केसी वीर ने भारतीय संविधान के लिए क्या कहा था? इसे सहकारी संघवाद है, तो उन्होंने क्या कहा था केसी वीर जी ने। फिर मॉन्टफोर्ट सुधार, आपको पता होगा मॉन्टफोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। तो जो मॉन्टफोर्ट सुधार हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, शक्तियों का विभाजन हो गया था, पावर की डिवीजन हो गई थी, ठीक है ना। और प्रांतों में, यानी प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन लग गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था। 1919 मॉन्टफोर्ट सुधार आपको पता होगा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को बोलते हैं मॉन्टफोर्ट सुधार। तो यहाँ पर केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन हो गया था। 1946 की अंतरिम सरकार, फिर अभी मैंने बताया घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त को। सरकार ने काम करना कब शुरू किया, सितंबर को, ठीक है। इसमें नेहरू क्या थे, नेतृत्व करता थे। तो अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, वही मैंने जो बताया, उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन रहा होगा, वायसरॉय। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा 1937 को बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। बर्मा क्या, बर्मा का मतलब होता है म्यांमार, बर्मा का मतलब होता है म्यांमार, और म्यांमार को भारत से अलग किया गया इसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इस चीज़ को याद रखना है। तो बर्मा आज का म्यांमार है, और म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। क्या राजधानी है, नेपिताओ। आज की राजधानी क्या है, नेपिताओ, ठीक है। अच्छा, म्यांमार से भारत की सीमा लगती है, भूमि सीमा लगती है 1643 किलोमीटर की। इस चीज़ को भी याद रखना है आपको, ठीक है। और अभी अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा फ्री मूवमेंट रजीम क्या आई थी म्यांमार। देखिए, म्यांमार से हमारी सीमा कितने किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की है। तो हमारे देश के लोग म्यांमार में जा सकते थे, म्यांमार के लोग हमारे यहाँ आ सकते थे, इसी को बोलते थे फ्री मूवमेंट रजीम। लेकिन जो मणिपुर में समस्या हुई, उसको लेकर के भी हाल ही में अमित शाह और सरकार ने फैसला किया है कि ये फ्री मूवमेंट FMR था, इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और खत्म हो भी गया है। मतलब कि अब लोग बॉर्डर पार करके यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि मणिपुर की समस्या को देखते हुए। तो भारत सरकार, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था, कब कब किया गया था, 1937 में। अधिनियम कब का था, 1935 का। 1935 अधिनियम आपको पता है। नेहरू ने क्या कहा, तो गुलामी का एक प्रतीक है, दूसरा प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि हमें इंजन रहित कार दे दी गई है, ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ब्रेक है पर इंजन नहीं। किसे कहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। देखिए, ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था कि प्रांतीय सरकारों पर, अभी भी देखिए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दे दी गई थी भैया, ठीक है। गवर्नर को स्पेशल पावर दिया हुआ था वहाँ भी, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा था, MN रॉय ने। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। एक नाम और आएगा, उसका उनका नाम है BN राव, BN राव भैया, ये BN है यहाँ पर, BN राव। देखिए, ये मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, ये अलग व्यक्ति हैं, BN राव अलग व्यक्ति हैं। देखिए, MN रॉय के हिसाब के लिए यही क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, सर्वप्रथम MN रॉय ने रखा था, ठीक है। MN रॉय ने रखा था। अच्छा, ये कम्युनिस्ट नेता थे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो वैश्विक संगठन था, उसके सबसे पहले सदस्य, ये पहले भारतीय थे। ये कौन, मानवेंद्र नाथ रॉय। इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था वैनगार्ड, VANGUARD। इनकी पत्रिका का नाम क्या था, वैनगार्ड नाम था इनकी पत्रिका का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और वैनगार्ड इनकी पत्रिका थी। पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव इन्होंने रखा था 1934 में, ठीक है। अच्छा, BN राव तब कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। सबसे पहले संविधान का जो एक ड्राफ्ट पूरा का पूरा एक खाका होता है, इन्होंने ही पेश करके, इन्होंने बना करके उसको दिया, प्रारूप समिति को दिया, ठीक है। प्रारूप समिति यानी कि
इसके प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के। ठीक है, आगे देखते हैं। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था, तो स्वतंत्रता दिवस आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 को। 1930 को जाने से पहले आप जान लो कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। लाहौर आपको पता है रावी नदी के तट पर है, अब तो लाहौर पाकिस्तान में है, तो लाहौर में रावी नदी के तट पर है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते थे JLN, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, और इसीलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात यही, फुल इंडिपेंडेंस, इससे कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि इसके पहले पापा नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू जो इनके पापा थे, इन्होंने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कहा कि ठीक है हमको डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा तो भी हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट आज़ादी चाहिए। और तब से उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 से ही हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 याद रखना। मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था? इसने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। किसने कहा था ये बात? इस एक्ट ने हमारा सत्यानाश कर दिया, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने कि इस एक्ट ने हमारा सत्यानाश कर दिया। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें हुआ क्या था कि मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात हो गई थी, और इसी को लेकर के बाद में सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने की कि इनकी पृथक निर्वाचक मंडल वाली बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हो गया इसी शर्त पर। इस शर्त को स्वीकारना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल हो गई थी। 1916 में आपको पता होगा लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन चल रहा था, और लखनऊ में ही कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था, वहीं पर दोनों का मिलन हो गया। और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती वहीं ये की थी कि इनकी ये पृथक निर्वाचन वाली बात थी, इसको उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक हो गया आगे चल करके। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। आपको पता है लॉर्ड मॉर्ले जो कि भारत सचिव था, और मिंटो क्या था? मिंटो द्वितीय है, इसके पहले भी मिंटो आ चुका है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था। तो मिंटो जो है ये वाइसरॉय था जो है। और चलिए आगे देखते हैं। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड नॉर्थ, आपको मैं बता दूं, मैंने बार बार जो पॉलिटी का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी है कि एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस वक्त जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और इन्हीं की अध्ययन करने वाली एक समिति थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ठीक है भैया, हम ये रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन आधारित 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही था कि बंगाल के गवर्नर को बना देंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसी क्रम में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना था कौन? वॉरेन हेस्टिंग, याद रहे, वही वॉरेन हेस्टिंग जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था ब्रिटेन के संसद में। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए मैंने आपसे पहले बता दिया है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946, डेट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स में 3 लोग थे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है, तो मैं अभी कह चुका हूँ, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है। कब सृजित किया गया?
भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत ही सृजित किया गया है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और उपाध्यक्ष कौन है वो भी बताइए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो बीजेपी से हैं, और ये कोटा जो लोकसभा सीट है वहां से क्या है सांसद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है किसने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 1947 का है। होता क्या है, 4 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को ब्रिटेन संसद में पेश किया गया। फिर 18 जुलाई को इसे स्वीकृति मिल गई, और उसे स्वीकृति देने वाले राजा कौन थे? जॉर्ज 6। वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज 6 तो राजा थे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? उनका नाम था क्लेमेंट एटली। ये भैया लेबर पार्टी से थे, और लेबर पार्टी हमेशा से ही भारतीयों के पक्ष में रही, को स्वतंत्रता देने के पक्ष में रही है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत हमको आज़ादी दी गई और 2 नए देश भारत पाकिस्तान बनाए गए। ठीक है, हालांकि बंटवारा हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत, इस चीज़ को भी याद रखना है। देश का बंटवारा माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना के तहत हुआ था, इसको भी अपनी खोपड़ी में रखना है, 3 जून प्लान। फिर किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को, देखिए कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, उनके कर अथवा शिक्षा के आधार पर, देखिए फिर मैं दोबारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि डायरेक्ट हम चुनेंगे। जैसे आप अपने विधायक को और अपने सांसद को आप सीधे सीधे वोट देकर जिताते हो, उसी तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी पहली बार कब? भारत सरकार 1919 में। भारत सरकार 1919 यानी कि इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस चीज़ को याद रखना है। और आगे ध्यान देना है, प्रत्यक्ष चुनाव, अब प्रत्यक्ष चुनाव की सबसे पहले बात कब की गई थी? 1892 में। इस चीज़ को भी याद रखना है, 1892 के परिषद अधिनियम में सीमित लोगों को ही, ठीक है ना, संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। और देखिए इसमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, सीमित महिलाओं को, याद रखना है भी। दुनिया में सबसे पहला देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया उसका नाम था न्यूजीलैंड। उसके बाद फिर जो है 1893 में दे दिया था। 1893 वही साल है, आप लिंक कर सकते हो, 1893 वही साल है जिस साल स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और शिकागो में धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और कहा था ऑल अमेरिकन एंड इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, इसलिए 1893 न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया। उसके बाद 1 साल बाद 1894 में ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को मताधिकार दे दिया। ठीक है, चलिए, मत का अधिकार हमारे यहाँ अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, स्थान, सब किसी भी चीज़ का हो, उसको वोटिंग देने का अधिकार है अगर वो 18 साल से ऊपर का है। पहले यह वोटिंग का अधिकार 21 या 21 से ऊपर वालों के था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी की सरकार में वोटिंग की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई, और 1989 से 1989 से पहली बार वोटिंग, जो लोग 18 साल या उससे अधिक थे उनको वोटिंग करने की छूट मिल गई थी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988-89। अच्छा, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके हिसाब से चल रहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से चल रहा था। भाई तुरंत तो लागू हो नहीं जाएगा, समय लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था। तो भैया 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान बनने में, संविधान सभा द्वारा। तो ऐसे ही में जो है कब तक कैसे चलेगा देश? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चला था। इसी अधिनियम को नेहरू ने कहा था ये तो गुलामी का दूसरा प्रतीक है। ठीक है, एक चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी है, और ये कहा कि हमें एक कार दे दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का एक्ट था 1934, अधिनियम 1934 का था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, मुख्यालय कहाँ था भैया? मुख्यालय था कोलकाता। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था कोलकाता में मुख्यालय। बोले 2 साल बाद, 2 साल तक दम घुट घुट करके कैसे 1937 तक रहा। 37 में मुख्यालय आ गया कहाँ? मुंबई। वही मुंबई जिसे कहते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 टापुओं का शहर, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। वही मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वही मुंबई
जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। यस, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। तो आर्थिक राजधानी है भैया किसकी? देश की मुंबई। ठीक, चलिए अच्छी बात है, ये चीजें हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ था कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन वो मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है राजधानी क्या है? लंदन। लंदन भैया किस नदी किनारे? ये थेम्स नदी के किनारे है। हाँ, थेम्स नदी किनारे है। लंदन में कुछ और है क्या सर? हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो मानवाधिकारों की बात करता है, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। अच्छा सर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का यह वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेवार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो भैया जब भी जिम्मेदारी वाली बात आ जाए, जब भी उत्तरदायित्व शासन की बात आ जाए, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, यस, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा जी, मॉन्टेग्यू कौन थे? ये सचिव थे। अच्छा, चेम्सफोर्ड कौन थे सर? ये वायसरॉय थे। अच्छा अच्छा, इसी समय कोई घोषणा हुई थी क्या? हाँ, अगस्त घोषणा भी यही तभी हुई थी ना। एक्चुअली में ये जो मॉन्टेग्यू है ना, ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हैं कि हम उत्तरदायी सरकार दे देंगे, धीरे धीरे भारतीयों को भारत के प्रशासन का हिस्सा बनाएंगे। भारतीय बड़े खुश, जो उदारवादी थे वो तो और खुश। ठीक है, तो ये चल रहा था। और 1919 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आपको पता है, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट जो ये भी इसी वक्त आया था। अच्छा, एक दुर्दांत घटना भी हो गई थी 1919 में। क्या हो गया था सर? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग सर कहाँ है? ये पंजाब में है। अच्छा, पंजाब में किस जिले में है सर? ये अमृतसर में है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था सर? यहाँ पर जो है 13 अप्रैल 1919 को एक्चुअली में सर बैसाखी का त्यौहार था, और लोग जुटे हुए थे। लोग, कुछ लोग त्यौहार मनाने भी जुटे थे, और कई लोग तो जो रोलेट सत्याग्रह चालू हो गया था, तो ऐसे में अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था। अच्छा सर, ये वही सैफुद्दीन किचलू है क्या जिसको वो जो आपका गुरु नानक, वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर, उसकी चाबियां दे दी गई थी? हाँ, बीपीएससी ने पूछा था कि स्वर्ण मंदिर की चाबियां किसे दे दी गई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दे दी गई थी। याद रखना, सैफुद्दीन कुछ किचलू। ठीक है, ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किचलू। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई ने पूछा। अच्छा, तो 1919 की घटना हम देख रहे थे, जलियांवाला बाग, बैसाखी का त्यौहार। यहाँ पे गोलियां चलाई गई इसके द्वारा, आर डायर के द्वारा। आर डायर, ये आर डायर मौके पर था मौजूद, इसी ने गोलियां चलवाई और आदेश दिया था ओ डायर ने। यस, ओ डायर ने आदेश दिया था, वहाँ का वो मजिस्ट्रेट रहा होगा, ठीक है ना, इंचार्ज रहा होगा। और आर डायर वहाँ मौके पर उस जलियांवाला बाग में गया, तड़ातड़ गोलियां चलवा दिया था, हज़ारों लोग मारे गए थे। अच्छा सर, तो कुछ हुआ भी आर डायर का? ये आर डायर तो भैया बाद में ब्रेन हेमरेज से मर गया। तो ओ डायर को क्या हुआ? एक्चुअली में आपको पता होगा कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन 1919 वर्ष की बात कर रहे थे। तो जब जलियांवाला बाग हुआ ना सर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, कौन था? उसका नाम था उधम सिंह खम्बोज। यस, उधम सिंह खम्बोज। इसने कसम खाई कि ठीक है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और 13 मार्च 1940, ठीक है, 13 मार्च 1940, यस, इसी दिन ये लंदन में एक जगह है कैक्सटन हॉल, लंदन में एक जगह था कैक्सटन हॉल, तो कैक्सटन हॉल में इसने भी तड़ातड़ गोलियां चलाई और किसको मारा? ओ डायर को। ओ डायर, इसने मारा था ओ डायर को। बाद में उसको फांसी हो जाती है उधम सिंह खम्बोज को, लेकिन ये अमर हो गए। तो उधम सिंह खम्बोज जैसा वीर का देना देखा से, ठीक है, उधम सिंह खम्बोज, इन्हीं के नाम पर मायावती जी 1995 में इन्होंने उत्तर प्रदेश, हालांकि अब उत्तराखंड में चला गया वो जिला, उत्तर प्रदेश में 1995 में कौन सा जिला बनाया था? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, अभी ये उत्तराखंड में है। तो उधम सिंह खम्बोज के जैसा वीर का देना देखा से। चलिए आगे देख लेते हैं। 1919 की घटना हम देख रहे थे। हालांकि क्वेश्चन था कि यूनाइटेड किंगडम की संसद, यूनाइटेड, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड किंगडम की संसद का यह अधिनियम, तो उत्तरदायी, जब भी जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदारी वाली बात आ जाएगी, तो बड़े जिम्मेदार लोग थे ये लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919। अच्छा, जब, अच्छा सरकार सर, ये क्या संविधान में भी जिम्मेदार सरकार की बात कही गई? हाँ, अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है कि लोकसभा जो है वो क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है ना। लोकसभा में आपको जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, हर चीज़ का उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। उत्तरदायी शासन की बात यहीं से की गई है
ये उत्तरदायित्व सरकार की शासन वाली बात आई कहाँ से? सर, ब्रिटेन की संसद से आई है, ब्रिटेन के देश से हमने लिया हुआ है। अच्छा, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, अरे भैया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अरे देखो भैया, ऐसा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया। इस वक्त प्रधानमंत्री थे नॉर्थ नॉर्थ इस सही से चल नहीं रहा था, तो उसके लिए कुछ सुधार कर दिया इसमें बंदोबस्त 1781 का। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया, फिर 1786 में कुछ सुधार किया गया कॉर्नवालिस के लिए, ठीक है ना। 1786 के बाद आना शुरू हुआ क्या? चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। और उसके बाद तो पता ही आपको 1857 में ऐसी कुछ घटना हो गई। इसके बाद कंपनी हो गई स्वाहा। 1858 में किसके पास शासन आ गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। अच्छा, चलिए, तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बता दीजिए। हुआ ये था इस अधिनियम के तहत कि जो वहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनियाँ और भी कंपनियाँ थी, लगा कि हमको भी चाहिए, हमको भी अधिकार दीजिए, ठीक है ना। कहाँ पे शासन करने, कहाँ पे व्यापार करने के लिए? इंडिया में। अब तक तो एक ही कंपनी शासन व्यापार कर रही थी। वहाँ पे डिमांड बढ़ी, वहाँ पे लोगों की मांग बढ़ी कि भाई हमको भी चाहिए। एक तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए प्रेशर था और संसद ने कहा कि चलो भैया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी नाराज़ नहीं करते हैं। कहा गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चीन और चाय, मतलब चीन के साथ व्यापार करने के लिए, मतलब चीन के साथ कोई अगर व्यापार कर सकता है एक ही कंपनी, तो उसका वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। और चाय में व्यापार करना होगा तो भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ठीक है, चलो, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट चाय और चीन, उस पर एकाधिकार बना रहा। मदों में चाय और चीन वाला जो एकाधिकार था वो भी 1833 में समाप्त हो जाता है। तब कोई एकाधिकार नहीं, सारी कंपनियां आती हैं, जिसका जो मनी ट्रेड करता है, व्यापार करता है। तो यहाँ पे वही कहा गया, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया 1813 के चार्टर अधिनियम। सर, इसमें कुछ और भी था क्या? क्या था? सर, ये जो ईसाई मिशनरी थे वो लोग इंडिया में आ सकते थे, ये भी कहा गया। अच्छा सर, इसमें कुछ पैसा वैसा देने वाली बात की गई थी शिक्षा के लिए। हाँ, 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए वार्षिक देंगे शिक्षा के लिए, ठीक है। लेकिन उस पर लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे कि देना किस में है। तो जो शिक्षा दे कराएंगे, इंग्लिश में कराएंगे कि यहाँ की भाषा में कराएंगे, उसी पर लेके झगड़ा होता चलता रहा। चलिए, उसको आपको इतिहास बताएंगे, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। चलिए, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। अच्छा, 1937 में आपको पहले बता दूं, 1937 देखिए, 1935 का जो ये अधिनियम आया था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम आया था, उसमें एक बात ये भी थी कि हम चुनाव कराएंगे। उसी के तहत चुनाव हुआ प्रांतों में चुनाव हुआ, लेकिन कई जगह 11 में से शायद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ऐसे में 2 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, उनका मंत्रिमंडल नहीं था। कहाँ पर? बंगाल और पंजाब में। ये बड़ा खतरनाक हो गया बात के लिए, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से होती है खून खराबे की, बंगाल और पंजाब में, ठीक। तो यही पूछा गया कि ब्रिटिश भारत 1937 में ब्रिटिश राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो कहाँ नहीं बना था? बंगाल और पंजाब में। ब्रिटिश मतलब प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कहाँ पर? बंगाल और पंजाब में। थोड़ा सा 1937 का जिक्र आया है, तो मैं आपको बता दूं 1937 में हुआ क्या था। देखिए, 1937 में बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा सर, 1937 में सर कुछ और भी हुआ था? हाँ, हुआ था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय, जो कि अब तक कलकत्ता था 2 साल तक, वहाँ से कहाँ ला दिया गया? मुंबई ला दिया गया सर। वही मुंबई जो कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड से 7 टापुओं का शहर है, वही जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वही मुंबई जो जो दहेज में मिला था किसको? अंग्रेजों को। किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। था किसका? भारतीयों का। दहेज में दे कौन रहा है? पुर्तगाली दे रहे हैं किसको? अंग्रेजों को। अच्छा, तो वही मुंबई जो इसको देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। ये 1935 वाले के तहत ही भैया। इंडिया काउंसिल जो थी, मैंने आपसे कहा था कि 1858 में हुआ क्या था, कंपनी समाप्त हो गई, अंग्रेजों के पास डायरेक्टली शासन आ गया, वहाँ की हुकूमत के पास आ गया। विक्टोरिया बन गई महारानी, ठीक है ना, भारत की भी। और विक्टोरिया महारानी थी, वो उनको कौन बताता था, सही जानकारी देता था? भारत सचिव। भारत सचिव को सहयोग करने के लिए लंदन में ही एक भारत परिषद था, 15 सदस्यीय।
ये वहीं बैठते थे लंदन में, और ये वहाँ से देख रेख करते थे। यहाँ भारत में कौन था? वायसराय था, उसको बना दिया गया था वायसराय। ठीक, तो ये जो भारत परिषद था ना भैया, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को, भारत परिषद बना कब था ये भी मैं बता दिया हूँ, 1858 के तहत, और इसे समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अच्छा सर, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कुछ और भी हुआ था? भैया ये भारत सरकार अधिनियम वही तो है, इसको नेहरू ने कहा था कि हमें कार दे दी गई है, कार में ब्रेक भी है लेकिन इंजन नहीं है। अच्छा, इसे कहा गया कि तो गुलामी का दूसरा प्रतीक है। अच्छा, ये भी कहा गया था। हाँ, अच्छा 1935 में और क्या कहा गया था सर? इसमें जो है ये 1935 वाला जो है, ये साइमन आयोग और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो भी उसकी मीटिंग हुई थी उसकी अनुशंसा पर ये बनाया गया था, इसीलिए इसको भी याद रखना 1935। अच्छा सर, और क्या हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है, पहले देखिए आपको पता ही होगा 1919 वाले के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन गया था। ठीक है ना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना 1926 में हो चुकी थी। लेकिन अब राज्यों में भी, जैसे यूपीपीसीएस है, यूपीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यों में भी जो है लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनने की शुरुआत यहीं से होती है, इसी 1935 के तहत। हो सकता अलग अलग एक राज्य की एक लोक सेवा आयोग बन सकती है, राज्य वाली प्रांतीय, या हो सकता है कि दो राज्यों को मिलाकर के एक कंबाइंड लोक सेवा आयोग बन सकता है, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत समझना बच्चे। चलो, बहुत सारी चीज़ें थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वर्मा को अलग किया गया था 1937 में, ऊपर बता चुका हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ सब पूरा एकदम गूंज दिया गया है, सब हौच पौच हो गया, लेकिन आप सुनिए ध्यान से, चीज़ों को बार बार कनेक्ट किया जा रहा है, और ये कनेक्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। ठीक है, तभी आपको याद होगा, क्योंकि आप रट नहीं सकते उसको, आपको कनेक्ट करके ही पढ़ना होगा। ठीक, और जो लोग बड़े तेज हैं भैया, उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो वो प्लीज़ जो बड़े तेज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना वो एग्ज़ाम प्लस स्कोर कार्ड है कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि उनसे कुछ प्रेरणा हम भी ले सकें, है ना। उनको आता तो कुछ है नहीं, ना उनको क्वेश्चन पता है, लेकिन बोलना होगा। उनका एटीट्यूड तो इतना हाई लेवल का होता है, मैं मिला हूँ ऐसे बच्चों से, ऑफलाइन भी मैंने बहुत बच्चों से मुलाकात की है। कुछ बच्चों का एटीट्यूड इतना हाई लेवल का होता है, लेकिन सर ये आंसर बता दो तो वहाँ से गायब हो जाएंगे वो। इसीलिए प्लीज़ एटीट्यूड हाई मत रखिए। आपकी कितनी औकात है वो कौन बताएगा? एग्ज़ाम, आपका स्कोर। ठीक है, स्कोर देखिए, एग्ज़ाम देखिए। नहीं दे रहे हो एग्ज़ाम, अभी एज कम है, तैयारी कर रहे हो, टेस्ट दो, बहुत मज़ा आएगा। पीवाईक्यू देखो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हवा में मत रहो कि हवा वाले एकदम नीचे आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बता चुका हूँ, बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में। 1774 से लेकर के 84-85 तक ये था, तो इसीलिए इसको भूलना नहीं है। 85 तक तो था ही। ठीक है, बाद में मैकफर्सन करके आया था, उसके बाद फिर किसको बना दिया गया? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस तो रो रहा था कि भैया हमारे लिए सब कुछ, हमको सेनापति बनाओ तब हम आएंगे। इसलिए 1786 में एक अमेंडमेंट लाया गया। तो 1786 से लेकर के 1793 तक वो था। चलिए, बाद में कॉर्नवालिस फिर आता है 1803 से 5 के बीच में, लेकिन कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। वही कॉर्नवालिस, इसकी कब्र कहाँ पर है? किसकी कब्र है? यूपी के गाजीपुर में। गाजीपुर में आपका भीतरी अभिलेख भी है। भीतरी अभिलेख भी कहाँ पर है? गाजीपुर में। अच्छा सर, भीतरी तो आपने बता दिया, भीतरी मुझे कुछ कानपुर नहीं, भीतर गांव का मंदिर, अगर भीतर गांव का मंदिर पूछे तो कानपुर। ठीक है, लेकिन भीतरी अभिलेख पूछे तो कहाँ पर है? गाजीपुर। गाजीपुर सर वही है ना जहाँ पर यूपी में एकमात्र अफीम फैक्ट्री पहले थी? हाँ, गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री भैया है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और गाजीपुर के में एक जगह है सईदपुर। सईदपुर में ही गंगा नदी से कौन मिली है? गोमती मिली है। ठीक है, जौनपुर से जाकर के वहीं गोमती मिल जाती है। गाजीपुर में कहाँ? सैदपुर में। ठीक, चलिए, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट 73 का बना था, कब था? 74 का। इसमें सर मुख्य न्यायाधीश भी थे क्या? हाँ थे। कौन थे? इम्पे। अरे बेस्ट फ्रेंड किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। चलो, इम्पे। 3 लोग और थे,
+3 कौन थे? लिमेस्टर थे, चैम्बर थे और हाइड भी थे। छिपे हाइड, ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है अपनी खबरों में। 1773 का। अच्छा सर, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था सर? इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी प्रबंधकों का समूह, निर्देशकों का समूह बनाया गया था, जिसमें 24 लोग थे जो कंपनी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कंपनी को कंट्रोल करेंगे, इन्हें बनाया गया था। बाद में 1784 जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी आएगा तब बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने का निर्णय के अलावा अन्य किसी बात में इससे बंधे नहीं हैं। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। अरे भैया, यही जिन्ना लड़ते लड़ते ले लिए पाकिस्तान, लड़ करके क्या उखाड़ लिया? धर्म के नाम की ऐसी कट्टरता, धर्म के नाम पर एक अलग देश बनाने के लिए जिद पर अड़ गए, ठीक है। ठीक, जिन्ना, इनको बोलते हैं कायदे आजम, लेकिन ये तो मुझे लगता है फायदे आजम थे। तो इनको अपना फ़ायदा दिखाई दिया, हालांकि खुद जी नहीं पाए। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल यही थे। कौन? जिन्ना, ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना, कायदे आजम इनका उपनाम था। तो इन्होंने कहा कि संविधान निर्मात्री सभा के में जाने के निर्णय के अलावा और कोई बात से बंधे नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। के बारे में और कुछ जानेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर थे? नहीं थे। जिन्ना भी नहीं थे संविधान सभा के मेंबर सदस्य, न तो महात्मा गांधी थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ नहीं प्राप्त किया? बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। और सरकार बंगाल में भी नहीं बनी थी इनकी, और कहाँ नहीं बनी थी? पंजाब में। पंजाब में भी नहीं बन पाई थी। जैसे पंजाब में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, छोटू राम जी की। छोटू राम जी का नाम आपने हरियाणा पंजाब में बहुत सुना होगा, तुमको याद रखना। हालांकि बस इतना याद रखो भैया कि बंगाल पंजाब में की सरकार नहीं बनी थी। बाकी 1935 के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, नहीं तो बहुत लेक्चर हो जाएगा लंबा। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। चार्टर अधिनियम 1813, 1 लाख रुपए दिए थे। 1813 को मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि देखिए, कंपनी का जो एकाधिकार था वो खत्म हो चुका था, सिर्फ चाय और चीन बचा था। चाय और चीन, ठीक। अच्छा, चाय और चीन की बात छोड़ करके बाकी सबका एकाधिकार समाप्त कंपनी का। अच्छा, इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए। और कुछ था सर? हाँ, ईसाई मिशनरी को भारत आने के लिए परमिशन थी। और कुछ था सर? हाँ, जो लोकल सरकारें थी, वो जैसे बंगाल, मद्रास और मुंबई में, वो टैक्स लगा सकती थी। लोकल सरकारें अपनी जगह पर टैक्स लगाने का वहाँ प्रावधान हो गया था कि आप टैक्स लगा सकते हो। अच्छा सर, और कुछ था? हाँ, इसमें जो है एक बात ये कही गई थी कि जो भी कुछ ब्रिटेन का भारत में है, वो किसका है? वो राजा के अंतर्गत आ जाएगा। उसको दबाव दे करके दोबारा कहा गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो 1935 के अधिनियम वाली हम बात कर चुके हैं। बहुमत नहीं मिला, बंगाल और पंजाब में भी सरकार नहीं बन पाई थी। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार उत्तर भारत में शिक्षा के लिए बात की थी, तो चार्टर अधिनियम 1813, ये भी हो चुका है। भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? तो चार्टर एक्ट 1833। कुछ हिस्सा, इसका एक धारा 87 था, सेक्शन 87 था, जिसने कहा कि प्रशासन में आने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, किस आधार पर? लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, नस्ल, इन सबके स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन। यस, केंद्र में द्वैत शासन। जब भी केंद्र में द्वैत शासन आए ना, तुरंत 1935 में देखना। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना जब केंद्र में द्विसदन आ जाए। अगर केंद्र में द्विसदन जैसे ही बोला, तो द्विसदन और द्वैत शासन में अंतर है। केंद्र में द्विसदन का मतलब जैसे आज लोकसभा में, और लोकसभा और राज्यसभा संसद में, वैसे ही 2 सदन है। तो केंद्र में द्विसदन तो 1919 में ही आ गया था, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम में, और प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम में। इस चीज को खोपड़ी में फिट कर लेना, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, ये हो गया। तो एक संघ, अच्छा, संघीय व्यवस्था जब भी बोले तो संघ के नाम से क्या सुनना? ये 1935, क्या संघ व्यवस्था सफल हो पाई थी? नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे और देसी रियासतें होंगी। लेकिन देसी रियासतों ने कहा नहीं भैया, हमको आपके इस संघ में नहीं जुड़ना है, वो दूर हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको विलय पत्र पर करना होता हस्ताक्षर, और राजा जी की जो राजत्व था, जो वो खत्म हो जाता, इसलिए कोई जुड़ा ही नहीं उसके साथ। अच्छा, आगे देख लेते हैं।
एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं स्वीकार किया गया? देश के लिए लिखित संविधान वाली बात वहां नहीं की गई थी। हालांकि लिखित संविधान की बात कर कौन रहा था? मतलब कि देश को लिखित संविधान देने वाली बात कर रहे थे कौन? ब्रिटेन। वही ब्रिटेन जहां पर खुद लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, तो भारत में लिखित संविधान है और ब्रिटेन का अलिखित संविधान अभी भी। ठीक है, चलिए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। सर ये लॉर्ड रिपन वही है जो लिटन के बाद आए थे यहाँ 1881 से 84 के बीच में थे। ये एक इल्बर्ट विवाद हो गया था तो बेचारे को जो इस्तीफा देना पड़ा था 1883-84 में। इल्बर्ट विवाद हो गया था। इल्बर्ट विवाद में क्या था सर? इल्बर्ट विवाद में ये था कि अब जैसे भारतीय जो न्यायाधीश होंगे, अगर कोई भारतीय जज है तो अंग्रेजों के ऊपर भी, अंग्रेज अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर भी मुकदमा, मतलब कि उसके ऊपर भी फैसला सुना सकता है। वाह भाई, ये बड़े लोगों को रास नहीं आया, बड़ा खराब लग गया। और सभी अंग्रेजों ने, श्वेत लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। श्वेत विद्रोह, इसी को बोलते हैं श्वेत विद्रोह, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट म्यूटिनी। ठीक है, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा 1884 में। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया था। स्थानीय स्वशासन का शासन किसे कहा? जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। 1880 से भी 84 माना जाता है, 81-84, कहीं कहीं 80 से 84 भी लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। इनके पहले लॉर्ड लिटन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और इनके बाद में कौन है? लिटन। देखिए, सबसे पहले लिटन होगा, इनके बाद कौन है? ये रिपन है। और लिटन के बाद फिर कौन है? रिपन के बाद कौन? डफरिन आया था। और डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट।